हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब बढ़िया होंगे। टुडे इज द मोस्ट क्रूशियल क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रियल लाइफ से रिलेटेड और कोविड-19 के बाद और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड हुई है, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो मेक श्योर कि आज की क्लास में चीजें आपको समझ नहीं आए तो आपको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है, आपको दोबारा जरूर पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दिस इज समथिंग जो हम सबको डील करना है। हम किसी भी स्ट्रीम से हो, बैंकिंग सिस्टम से हम सबकी डीलिंग होगी और बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड सारा पोर्शन हमारा आज का इम्पोर्टेंट है। देखिए अब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा वो सुनिए बहुत ध्यान से। टुडे वी विल डिस्कस हाउ आरबीआई एक्ट एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमी को रन करने के लिए मनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना मनी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में रहेगा, लोगों के पास कितना मनी रहेगा, ये डिसाइड करता है आरबीआई। अपनी कुछ पॉलिसीज से आरबीआई मनी की सप्लाई को डायरेक्ट करता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। और जिस पॉलिसी को यूज करके आरबीआई ऐसा करता है उस पॉलिसी को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी बाय विच सेंट्रल बैंक रेगुलेट एंड कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। आई रिपीट, monetary policy is the policy by which central bank regulate and control the monetary supply, the money supply in the economy. And this money supply is used to cover up the situations of inflation and deflation. दो situations आती है, inflation की situation और inflation के साथ आती है deflation की situation. Both are harmful for the economy. दोनों ही इकोनॉमी के लिए बहुत हार्मफुल है, तो इन दोनों को रियल लाइफ में कंट्रोल करने के लिए हमारा बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है। आज हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे बैंकिंग सिस्टम इन दोनों सिचुएशंस को ओवरकम करता है, कंट्रोल करता है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक यू मस्ट कीप इन माइंड कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये दो सिचुएशंस आती किन रीजंस की वजह से, तभी तो आपको पता चलेगा कि इनको कंट्रोल कैसे करना है। तो देखिए बहुत ध्यान से, yesterday also we have discussed this part, last जो हमारा पोर्शन रहा था कल का, याद रखना सभी बच्चे। इन्फ्लेशन occurs due to excess demand, लिख लेना, इन्फ्लेशन occurs due to excess demand and excess demand occurs due to excess money supply. इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, मोर मनी सप्लाई है, तो इस मोर मनी सप्लाई की वजह से क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई आ जाएगी। अब अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, आप अगर एज एन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट को फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? तो जो वेरी फर्स्ट स्टेप है वो है टू इंक्रीज द, टू रिड्यूस, मैंने उल्टा बोल दिया, टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए और वो सब कर देना चाहिए, वो अदर मेजर्स है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आउटपुट इंक्रीज कर दें क्योंकि इन्फ्लेशन है, प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, अगर गुड्स सरप्लस अवेलेबल होंगे तो फिर प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगी, राइट? तो हम क्या करें, मनी सप्लाई, ये प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दें, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1 सेकेंड। यस, हैव अ लुक नाउ। तो इन्फ्लेशन है तो हमें मनी की सप्लाई को रिड्यूस करना है। रिड्यूस क्यों करना है? क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा अवेलेबल है। अगर हम लोगों के पास से थोड़ा सा पैसा, जो उनके पास बहुत सारा पैसा अवेलेबल है, उनके हाथ में मनी को रिड्यूस कर देंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमी में डिमांड कम होगी। जब इकोनॉमी में डिमांड कम होगी तो धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स प्राइसेस को कम करने लगेंगे क्योंकि उनके पास जो स्टॉक अवेलेबल होगा उसकी डिमांड रिड्यूस हो गई है, तो आप वो क्या करेंगे, प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे ताकि कंज्यूमर्स फर्दर उन कमोडिटीज को खरीदना स्टार्ट करें। So the first thing you have to keep in mind is that at the time of inflation there is a requirement of reducing money supply in the economy. ये आपको अपने दिमाग में क्लियर रखना है, ये डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ आपकी बुक में। नंबर 2, अब अगर इकोनॉमी में आ गया है इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में आ गई है महंगाई, तो महंगाई के टाइम क्या करना है?
सॉरी डिफ्लेशन यानी मंदी, प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, महंगाई नहीं, प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन है, ये भी हार्मफुल है। आप बताइए एज अ कंज्यूमर डिफ्लेशन आपके लिए हार्मफुल क्यों है? डिफ्लेशन तो अच्छी बात है ना, चीजें सस्ती हो रही है, रेट्स फॉल हो रही है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एनीवन हु कैन टेल मी व्हाई डिफ्लेशन इज हार्मफुल फॉर अस? मैम करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। बिल्कुल सही, करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। और anyone else? Why deflation is harmful? What do you think, Vinita? Why deflation और is मैम harmful for us? Yes. हम इकोनॉमी को हर तरीके से लॉस फेस करना पड़ेगा। सपोज अभी मैंने फॉर एग्जांपल 2 महीने पहले यदि गोल्ड परचेज किया तो यदि डिफ्लेशन आ जाता है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बिल्कुल, और वेरी लॉस गुड। फेस अगर करना पड़ेगा। डिफ्लेशन आ गया, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, हमें लॉस फेस करना पड़ा। और कुछ आप एज अ कंज्यूमर आज कुछ परचेज करने जा रहे हैं, उनकी रेट्स कंटिन्यूअसली कम हो रही है, तो आपको हैप्पी होना चाहिए कि सैड होना चाहिए? हैप्पी। हैप्पी होना चाहिए। सभी बच्चे एग्री करते हैं क्या? मैम फिक्स्ड असेट्स लेंगे तो मैम उसमें तो साइड होएगी ना, रेट डाउन हो रही है, बाद में बेचना भी तो है उसको। चलिए सुनिए सभी बच्चे, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको अगर कंटिन्यूअसली चीजों की रेट्स कम हो रही है तो उसमें हैप्पी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, एक स्टेबल रेट रहनी चाहिए, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हाई रहे और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा लो रहे, क्योंकि अगर प्राइसेस कम होगी तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर सेक्टर अपने लेबर क्लास का वेजेस भी रिड्यूस कर देगा, और लेबर की वेजेस रिड्यूस होगी यानी हम लोगों में से जो लोग पैसा अर्न कर रहे हैं उनकी इनकम्स भी तो धीरे धीरे कम होगी, तो डिफ्लेशन की भी अपनी मल्टीप्लाइड इफेक्ट है, तो डिफ्लेशन भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए डिफ्लेशन क्यों आता है, प्राइसेस क्यों कम हो रही होती है? क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड कम होती है, लो डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, धीरे धीरे चीजों की प्राइसेस को कम कर देते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को डिमांड बूस्ट अप करने की रिक्वायरमेंट होती है। कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट ने डिमांड को बूस्ट अप किया, हमारी इकोनॉमी डिफ्लेशन को फेस कर रही थी, तो गवर्नमेंट का टारगेट था डिमांड को बूस्ट अप करना। अब आप बताइए, इकोनॉमी में चीजों की डिमांड बढ़ानी है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करूं या डिक्रीज? जल्दी से अनम्यूट करके बताइए, मनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी या डिक्रीज इफ आई वांट टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ कमोडिटीज इन द मार्केट? इंक्रीज करनी पड़ेगी डेफिनेटली। लोग डिमांड क्यों नहीं कर, इंक्रीज बेटा, इंक्रीज। वी नीड टू इंक्रीज मनी सप्लाई। क्यों करना है इंक्रीज? ताकि लोगों के पास पैसा आए, और लोगों के पास जब पैसा आएगा तो लोग मार्केट में डिमांड करेंगे, लोग डिमांड करेंगे तो ही हमारी इकोनॉमी रन होगी, अदरवाइज इकोनॉमी को रन करना पॉसिबल नहीं है। अब मैं रिपीट कर रही हूँ अभी तक जो भी बताया, क्योंकि ये नहीं समझ में आया तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने 2 सिंपल से सेंटेंसेस आपको बताए। Number 1, at the time of inflation, there is a requirement of reducing the money supply. And during inflation, there is a requirement of increasing money supply. I am repeating, during inflation, there is a need to reduce money supply. And during deflation, there is a need to increase money supply. लिख लीजिए इसको इस टॉपिक के बाद, 2 पार्ट्स कर लीजिए, इधर लिख दीजिए इन्फ्लेशन, इधर लिख दीजिए डिफ्लेशन, और यहाँ इसका फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए मनी सप्लाई। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको आगे कंटिन्यूटी में लिखने हैं। मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन के टाइम यू आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, और डिफ्लेशन के टाइम यू आर सपोज टू इंक्रीज इट। नाउ इफ एनीवन इज हैविंग एनी कंफ्यूजन अप टू दिस पार्ट, देन यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आगे का पार्ट नहीं समझ में आएगा। Is it okay to each and everyone sitting in the class? Okay, that's great. सबको आ गया? Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें जो बुक में यहाँ डायरेक्टली नहीं गिवन, मैं आपको डिफरेंट वे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के 2 मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स, ये आपको बॉक्स में दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव मेजर्स and qualitative measures, qualitative and quantitative। quantitative measures वो है जो entire banking system पे लगेंगे, हर बैंक पे एप्लीकेबल होगा और सबके लिए सेम होगा। qualitative measures selected banks पे लगेंगे
और अलग अलग तरीके से लगेंगे। आपकी बुक में बॉक्स में गिवन है, मैं आपको यहीं पे इन दोनों का मीनिंग बता दूं। The measures used by central bank to control the money supply can be categorized into two parts: quantitative measures and qualitative measures. Quantitative measures are applicable on entire banking system. Quantitative measures applicable on entire banking system in the same way, whereas qualitative measures are applied on selected banks. ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्वांटिटेटिव मेजर्स की अगर हम बात करें तो आपकी स्टार्टिंग होती है बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट से। आपकी बुक में नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से स्टार्ट होती है। आई कैन सी आपकी बुक में नंबर 1 पे दिया हुआ है रेपो रेट, राइट। रेपो रेट और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है रीपर्चेज रेट। पूरा नया टॉपिक है और बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी सा है। तो चलिए रेपो रेट के बारे में बात करते हैं, क्या होती है रेपो रेट और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन में रेपो रेट के साथ क्या करेगी, डिफ्लेशन में क्या करेगी। देखिए ध्यान से, हैव अ लुक। सेंट्रल बैंक है, आरबीआई, राइट, और कमर्शियल बैंक है। In our previous class we have discussed that central bank is bankers bank, यानी हर कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक। जब भी किसी भी कमर्शियल बैंक को कोई भी लोन की रिक्वायरमेंट होगी या इनको अपना एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट करवाना होगा तो ये सेंट्रल बैंक के पास ही जाएंगे। अब देखिए, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरोइंग करता है, मनी बोरो करता है, लोन लेता है। लोन लेने के बदले में कमर्शियल बैंक जिस रेट से इंटरेस्ट पे करता है सेंट्रल बैंक को, उस इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है रेपो रेट। क्या कहा जाता है, रेपो रेट। ध्यान से सुनिएगा, लर्न कर लीजिएगा। रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज शॉर्ट टर्म मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कमर्शियल बैंक बोरोइंग कर रहा है सेंट्रल बैंक से तो बदले में इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे वो बोरोइंग करेगा उस इंटरेस्ट रेट को कहेंगे रेपो रेट। आई रिपीट, रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन हैव शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक। वो इंटरेस्ट की रेट जिसपे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग करती है। इसी तरीके से होती है बैंक रेट, बस बैंक रेट होती है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग करता है तो बदले में वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उस इंटरेस्ट को कहेंगे बैंक रेट। आई रिपीट, बैंक रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फॉर लॉन्ग टर्म फ्रॉम सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक बोरोइंग करेगा लेकिन इस बार किस ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो क्या आप सभी बच्चों को रेपो रेट और बैंक रेट का मीनिंग क्लियर हो गया? अभी सिर्फ मीनिंग बताया है, अब बताऊंगी कि ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में कैसे यूज होगा। मीनिंग किसी को दोबारा समझना है तो मुझे बता दीजिए, आई विल री एक्सप्लेन इट फॉर यू। एनीवन? यस मैम। समझना है किसी को या आ गया सबको समझ में? मैम एक बार और समझना है। चलिए ये देखिए, मैंने 2 बैंक्स के नाम लिखे हैं। क्या आप सबको क्लियर है दैट दिस इज द सेंट्रल बैंक and SBI is a commercial bank, right? Now have a look. SBI in case of any financial emergency can go to RBI and ask for borrowing, right? SBI जाएगा RBI के पास और RBI को करेगा भैया लोन की जरूरत है, लोन दे दीजिए। Now RBI is granting loan to SBI, लोन दे दिया तो बदले में SBI क्या करेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। ये जिस रेट पे इंटरेस्ट पे करेगा उस इंटरेस्ट को बैंक रेट या फिर रेपो रेट कहते हैं। अगर इंटरेस्ट पेमेंट, अगर ये जो लोन है ये लोन शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है तो इसके इंटरेस्ट को कहेंगे रेपो रेट, और अगर ये लोन लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया है तो इसके इंटरेस्ट को कहेंगे बैंक रेट। इज इट ओके टू एवरीवन? सिंपल सी बात है। चलिए अब दिमाग लगा के सोचिए,
इन्फ्लेशन के टाइम आरबीआई चाहता है मार्केट में मनी की अवेलेबिलिटी कम हो जाए, तो इन्फ्लेशन के टाइम आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? थोड़ा सा मेंटली इंक्रीज करेगा क्या? डिक्रीज डिक्रीज यस मैम। इंक्रीज कौन बोल रहा है? गर्व। गर्व, ओके। डिक्रीज कौन बोल रहा है? निशान उशान। चलिए, दोनों अपने अपने रीजंस के साथ एक्सप्लेन कीजिए। गर्व बेटा पहले आप बताइए, व्हाई आरबीआई विल इंक्रीज? अगर इंक्रीज करेंगे रेपो रेट तो मैम बैंक्स जो है वो कम लोन लेंगे, और अगर बैंक्स के पास कम वो मनी सप्लाई होगी तो कस्टमर्स को भी कम ही देंगे, इससे Okay, very good. इन्फ्लेशन कंट्रोल होएगा। बिल्कुल, आपका रीजन हमने समझा। ये सुशांत। मैम आप रेपो रेट की बात कर रहे थे क्या? बिल्कुल, मैं रेपो रेट और बैंक रेट तो दोनों मैं एक साथ लोन ही। समझ गया कि अच्छा, लोन okay. देने। चलिए राहुल, व्हाट डू यू फील? क्या गर्व का एक्सप्लेनेशन परफेक्ट है? Actually, I was having network issues. ग्रेट लॉस फॉर यू। Something चलो bad. कोई बात नहीं राहुल, अभी मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह जाए, कॉल मी आफ्टर द क्लास, ओके? Okay, ma'am. चलिए देखिए, मैं आपसे पूछ रही थी कि इन्फ्लेशन के टाइम, अब सभी बच्चे एक साथ बताएंगे, इन्फ्लेशन के टाइम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के साथ क्या किया जाएगा? सॉरी, रेपो रेट और बैंक रेट पढ़ाए हैं मैंने अभी आपको। रेपो रेट और बैंक रेट को क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए? जल्दी अपने अपने व्यूज बताइए। कोई नहीं बता रहा, हैंड्स रेज किया। ओके, गर्व ने बता दिया। गर्व का आंसर बिल्कुल सही है। बैंक रेट यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाली इंटरेस्ट रेट, और रेपो रेट यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग वाली, ये दोनों ही आरबीआई इंक्रीज कर देगा। इंटरेस्ट की ये दोनों रेट्स इंक्रीज कर दी जाएंगी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि जैसे ही ये रेट्स इंक्रीज होंगी, कमर्शियल बैंक के लिए अब बोरो करना थोड़ा सा कॉस्टली हो गया। जब कमर्शियल बैंक को जो लोन लेना पड़ रहा है उस पर हाई इंटरेस्ट लग रहा है, तो कमर्शियल बैंक हमें भी जो लोन देगी उसकी इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर देगी, और जब हाई इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन मिलेगा तो हम कम लोन लेंगे और कम बोरो करेंगे, तो मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, और मनी सप्लाई रिड्यूस करते ही इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। I repeat, at the time of inflation, RBI will increase the bank rate and repo rate. क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि जैसे ही आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट इंक्रीज करेगा, अब कमर्शियल बैंक के लिए बोरोइंग कॉस्टली हो गई। जैसे पहले अगर आरबीआई से बोरो कर रहा था एसबीआई, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? मैं बात करूं 5% इंटरेस्ट पे, तो एसबीआई आगे जनरल पब्लिक को दे देता था 7% पे। एसबीआई क्या करता था? जनरल पब्लिक को दे देता था 7% पे। लेकिन अब आरबीआई चाहता है जनरल पब्लिक कम बोरोइंग करे, तो वो इसको 5% से 7% कर दे। तो अब एसबीआई जनरल पब्लिक वाली इंटरेस्ट रेट को भी इंक्रीज करके 10% कर देगा, और जब मार्केट में लोन पे इंटरेस्ट की रेट्स बढ़ेगी तो हम लोन कम लेंगे। हम अगर लोन कम लेंगे तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन कवर होने लग जाएगा। शो मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बता दीजिए, क्या ये आप सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है, बेटा दोबारा पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में होता है। अभी डिफ्लेशन वाला जो बताऊंगी वो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने किया था पिछले साल। आगे बढ़े, चलिए, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट। देखिए, अब बात करते हैं ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या होगा। आपको खुद को ही समझ आ गया होगा अब तो। ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन के टाइम पे क्या करेंगे? इंक्रीज या डिक्रीज? बताइए। अनम्यूट एंड स्पीक, डायरेक्टली अनम्यूट करके बता दीजिए। Increase. इंक्रीज करेंगे? सोचो ध्यान से, मनी सप्लाई की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन सुनिए, आई एम आस्किंग यू, ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट और आरबीआई बैंक रेट को और रेपो रेट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करेगा।
सभी बच्चे डिक्रीज की साइड है क्या? यस करेक्ट आंसर है डिक्रीज करेंगे। क्यों डिक्रीज करेंगे? सोच के देखिए, आरबीआई एसबीआई को लोन दे रहा था, 10% पे लोन दे रहा है, तो एसबीआई जब जनरल पब्लिक को दे रही है तो 12% पे दे रही है। अब आरबीआई चाहता है मार्केट में ज्यादा पैसा हो, लोग ज्यादा डिमांड करें, तो आरबीआई इस इंटरेस्ट की रेट को रिड्यूस कर देगा, 10 से 6% कर दो। तो अब एसबीआई भी जनरल पब्लिक वाली रेट को 12 से 8% कर देगी, और जब इंटरेस्ट की रेट्स कम होंगी, लोन पे इंटरेस्ट की रेट, तो धीरे धीरे लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, और ज्यादा डिमांड करेंगे तो हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन से बाहर आएगी। अब मुझे बताइए, क्या आपने लास्ट ईयर न्यूज़पेपर में देखा था कि गवर्नमेंट ने लोन की इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस कर दिया है, लोन लेना अब इजी हो गया है, लोन की प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया गया है? क्या किसी ने लास्ट ईयर ऐसी कोई न्यूज़ देखी थी या सुनी थी? यस मैम, मेनली तो होम लोन पे। बिल्कुल, होम लोन पे और ऐसे बहुत सारे लोन पे। क्यों किया गया था, क्या आपको समझ में आया? क्योंकि कोविड-19 ने इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट की थी, लोगों के पास मनी नहीं था, दे वर नॉट हैविंग परचेजिंग पावर, एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ परचेजिंग पावर वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट। जो मेन एसेंशियल चीजें थी वही खरीद रहे थे, जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होते हैं वो नहीं हो रहे थे, तो ऐसे में रेट्स को रिड्यूस किया। अच्छा, क्या पिछले 6 महीने से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि लोग कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा करवा रहे हैं? हैव यू ऑब्जर्व? कंस्ट्रक्शन वर्क इंक्रीज हो गया है। क्यों इंक्रीज हो गया? उसका रीजन यही है कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स को कम किया, जिससे होम लोन्स की डिमांड बढ़ी, लोगों ने घर बनवाने शुरू किए। अब देखिए इससे क्या होगा, धीरे धीरे पुअर लेबर क्लास जो हमारी इकोनॉमी की है उनको काम मिलेगा, और जब उनको काम मिलेगा तभी हमारी इकोनॉमी वापस रिवाइव हो पाएगी। तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने रेपो रेट और बैंक रेट दोनों को ही रिड्यूस किया था। करंट बैंक रेट और रेपो रेट नोट डाउन कर लीजिए, आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। करंटली आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो रेपो रेट और बैंक रेट चल रही है, रेपो रेट 4%, यानी अगर कोई भी कमर्शियल बैंक, सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए कॉमन है, किसी के लिए स्पेशल नहीं होती, कोई भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए मनी बोरो करता है तो 4% का इंटरेस्ट वो पे करता है, और बैंक रेट चल रही है 4.25%। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग करेगा कमर्शियल बैंक तो कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 4.25%। ये इंटरेस्ट कौन पे करेगा? कमर्शियल बैंक। किसको पे करेगा? सेंट्रल बैंक। इसी इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है कमर्शियल बैंक हमें जो लोन देते हैं उसकी इंटरेस्ट रेट्स। इज इट ओके टू एवरीवन? आगे बढ़े हम। चलिए देखिए, सभी बच्चे आगे देखिए। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, अगर मैम सेंट्रल बैंक ने मैम कम कर दिया मैम ये रेपो रेट और बैंक रेट, और मैम एसबीआई ने नहीं किया, बेटा, तो एसबीआई सेंट्रल बैंक के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है? सेंट्रल बैंक जब ऐसी कोई भी पॉलिसीज बनाएगा तो वो हर कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शंस देगा टू फॉलो द रूल्स, और अगर कोई कमर्शियल बैंक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है तो सेंट्रल बैंक उसको फाइन्स और पेनल्टीज लगा के कंट्रोल भी करेगा। इज इट ओके? यस मैम। ये हम अभी आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपको सॉरी रिवर्स रेपो रेट तो आप पढ़ेंगे, रेपो रेट और बैंक रेट रीडिंग आपको खुद करनी है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। ये देखिए, इंक्रीज इन रेपो रेट बाय आरबीआई, क्या होगा इंक्रीज करते? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कमर्शियल बैंक इंक्रीज होगी, जिससे कमर्शियल बैंक लेंडिंग रेट को भी इंक्रीज कर देगा, तो बोरोवर्स लोन नहीं लेंगे क्योंकि रेट बढ़ गई, क्रेडिट क्रिएटिंग पावर भी कमर्शियल बैंक की कम हो गई और मनी सप्लाई कम हो गया। तो आप तो इसके ऊपर लिख दीजिए ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ये वाला काम तो हमें कब करना है? ये वाला काम हमें करना है इन्फ्लेशन के टाइम पे, और ये वाला सारा काम हमें कब करना है? डिफ्लेशन के टाइम पे। ट्रिक वाइज याद करना चाहें तो डी फॉर डिफ्लेशन, डी फॉर डिक्रीज, डिफ्लेशन में हमें डिक्रीज करना है, आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज। बट ये ट्रिक सिर्फ आपको 1-2 बार एमसीक्यू में यूज होगी, एमसीक्यू क्वेश्चन में, लाइफ में तो आपको इसका लॉजिक आना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटेंडेंस लिंक एक बार दोबारा आपके चैट बॉक्स में सेंड कर देती हूँ,
जो बच्चे अटेंडेंस नहीं दे पाए हैं अभी तक, वो अटेंडेंस जरूर दे दें। अटेंडेंस लिंक मैंने आपको रीसेंड कर दिया है भाई, जिन बच्चों का अटेंडेंस रह गया है वो अटेंडेंस दे दो। अब आ जाइए थर्ड पे, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट समझते हैं क्या है। रिवर्स रेपो रेट, बेटा कीप योरसेल्फ म्यूटेड। इंक्रीज डिक्रीज क्या करेंगे ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, डिफ्लेशन में क्या करेंगे, मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग एक्सप्लेन कर दूं। हैव अ लुक। आरबीआई है, एसबीआई है। एसबीआई यूज कर रही हूं मैं कमर्शियल बैंक के लिए। अब एसबीआई के पास सरप्लस फंड है, सरप्लस फंड, तो एसबीआई उसको डिपॉजिट करवा देगा आरबीआई के पास। जैसे हम करवाते हैं ना वैसे ही डिपॉजिट करवाएगा, तो आरबीआई बदले में इसको कुछ इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट की इस रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, the rate at which commercial banks are allowed to deposit their surplus funds with central bank. The rate at which commercial banks are allowed to deposit their surplus funds with central bank. चलिए बताइए, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, व्हाट डू यू फील? इंक्रीज। इंक्रीज। क्यों इंक्रीज किया जाए, क्या आप मुझे इसके पीछे लॉजिक बता सकते हैं? मैम ताकि बैंक ज्यादा फंड रखें आरबीआई के पास और मनी कंट्रोल, बिल्कुल मनी सप्लाई कम रहे। और बैंक ज्यादा फंड्स अगर आरबीआई के पास रख देंगे तो जनरल पब्लिक के पास जाएगा कम, कस्टमर को दे नहीं पाएगी। बिल्कुल, वेरी गुड, परफेक्ट वन, यानी आपको समझ में आ गया। इन्फ्लेशन के टाइम पे रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगी, कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को पैसा देगी कम और ज्यादा पैसा उसका आ जाएगा सेंट्रल बैंक के पास। जब ये होगा तो मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाएगा, हमें तो यही करना है। तो इन्फ्लेशन के टाइम आरबीआई विल इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन इट विल बी रिड्यूस्ड। डिफ्लेशन में रिड्यूस कर देगी। रिड्यूस करती कमर्शियल बैंक एसबीआई प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो वो आरबीआई में तो कम डिपॉजिट करवाएगा क्योंकि उसको प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, और जनरल पब्लिक को ज्यादा देगा। क्यों ज्यादा देगा जनरल पब्लिक को? क्योंकि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया। रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया तो एसबीआई ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहेगी किसको? जनरल पब्लिक को लोन के फॉर्म में, ताकि वहां से इंटरेस्ट अर्निंग हो और एसबीआई को प्रॉफिट हो। इज इट ओके टू एवरीवन? क्या आप सबको समझ में आ गया? अब मैंने आपको उस टाइम जो टेबल फॉर्मेट बनाया था, आप ना एक ऐसी टेबल बना लीजिए पूरे पेज पे, रजिस्टर का एक पेज पूरा चाहिए होगा आपको, इस फॉर्मेट में टेबल बना लीजिए। इधर लिख लीजिए इन्फ्लेशन, यहाँ लिख लीजिए डिफ्लेशन, यहाँ लिख लीजिए टूल्स, सबसे पहले तो स्टार बना के लिख लीजिए मनी सप्लाई, ताकि आपको याद रहेगा कि मनी सप्लाई इन्फ्लेशन में डिक्रीज करनी है और डिफ्लेशन में इंक्रीज करनी है। एमसीक्यूज है ना, तो इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे। अब आप फर्स्ट मेजर लिख लीजिए, हमने क्या पढ़ा? बैंक रेट। सेकेंड लिख लीजिए रेपो रेट। थर्ड लिख लीजिए रिवर्स रेपो रेट। तीनों को ही इन्फ्लेशन के टाइम पे इंक्रीज करना होता है और डिफ्लेशन के टाइम पे डिक्रीज करना होता है। जब आप एक ऐसा चार्ट बना लेंगे तो लास्ट में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये चार्ट, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट की बुक रीडिंग आपको खुद करनी है। रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको बता दिया है, इन्फ्लेशन में इंक्रीज क्यों करेंगे ये भी हमने पढ़ लिया है, और डिफ्लेशन में डिक्रीज क्यों करेंगे ये भी हमने पढ़ लिया है। आगे देखिए, आई होप सबका अटेंडेंस वाला काम हो गया होगा। हैव अ लुक। करंट रिवर्स रेपो रेट लिख लीजिए 3.35%। कोविड-19 में रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस किया गया था, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस किया गया। अभी आज की डेट में ये रेट चल रही है 3.35%।
याद रखनी पड़ेंगी बेटा आपको, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। आई होप बुक रीडिंग आप सब खुद कर लेंगे, जरूर इसको पढ़ लेना। ये वाला पोर्शन मैं आपको करवा देती हूँ। ड्यूरिंग द COVID-19, commercial banks were flooded with deposits from public and there were very less borrowings. As a result, commercial banks were parking their surplus funds with RBI and getting interest in the form of reverse repo rate. क्या हुआ, कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स थे, लोग बोरो कर नहीं रहे थे, तो आरबीआई के पास वो ज्यादा से ज्यादा पैसा डिपॉजिट करवा रहे थे ताकि रिवर्स रेपो रेट के फॉर्म में इंटरेस्ट मिले। तो ऐसे में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को लोअर डाउन कर दिया ताकि कमर्शियल बैंक को एक एनकरेजमेंट मिले कि वो लोगों को ज्यादा लोन दे इन स्पाइट ऑफ डिपॉजिटिंग मनी। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, बट यूज एक ही तरीके से किए जाएंगे। इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में इनका यूज सेम ही वे से होगा। फोर्थ वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई ओपनली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज सेल आउट करती है। जब सिक्योरिटी सेल की जाएगी तो लोगों के हाथ से पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन में हमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस को बढ़ाना है, सिक्योरिटीज को सेल आउट करना है, और डिफ्लेशन में सिक्योरिटीज को रीपरचेज करना है। ये पॉइंट डिटेल में हो पाएगा कल की क्लास में। आपकी एक्टिविटी ड्यूरेशन में भी इकोनॉमिक्स की क्लास रखी गई है क्योंकि हम सिलेबस में उतने फास्ट नहीं है, राइट? तो मेक श्योर क्लासेस जरूर अटेंड करनी है, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में। सिर्फ एक पेज रीड किया है हमने, उसको अच्छे से समझे और उसको अच्छे से लर्न करें। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू टुमारो ऑन अ न्यू टाइम।